तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहां पर हम तैयारी करवाते हैं साथियों आप सभी की एन टी ए यू जी सी नेट जी आर एफ की। तो ना केवल एन टी ए यू जी सी नेट जी आर एफ करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टी जी टी पी जी टी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यू पी जी आई सी जी डी सी एन वी एस के वी एस कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और आप स्कूल लेक्चरर स्कूल टीचर के लिए किसी भी कंपटीशन, किसी भी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साथियों आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ साथियों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो को नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहें तो सर्च के बार में जाकर सर्च करिए हिस्ट्री यू जी सी नेट स्लैश फिलर फोरम करके सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक मिनट होल्ड करिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, और इसी के साथ साथ आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए एक नंबर नोट कर सकते हैं आप, और उसके ऊपर मैसेज कर देंगे, अपना नाम और डिटेल लिखे मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करा देंगे। वो नंबर है 9250710079। दोबारा नंबर नोट कर लीजिए, 9250710079, ये नंबर है। उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए अपना नाम और डिटेल लिख करके, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। तो ये तो हमारे चैनल के बारे में साथियों। और हाँ, हमारा चैनल अगर हम हमारा काम आपको साथ अच्छा लगता है तो आप हमें हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपडेट करें, वहाँ पे चैनल पे नया कोई अपडेट डालें, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए भी नंबर हमारा यही है, 9250710079। इस पर आप इस प्रकार सपोर्ट देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा, क्योंकि हमारे साथ भी सब समझदार हो आप लोग, हमारा कोई पेड ग्रुप तो है नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसको कवर अप करें, मैक्सिमम लोगों को का इससे फ़ायदा हो सके। जो गरीब दूर देहात ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, जिन पास संसाधनों की कमी होती है, उनको भी लाभ हो इस चीज़ से, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो हम अपने क्लास में चलते हैं आज। और क्लास में सबको पता होगा साथ ही हमारा फास्ट रिविजन चल रहा है, वन बाय वन करके हम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आपका एमसीक्यू के माध्यम से रिविजन करा रहे हैं। फटाफट एग्जाम तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद है। बाकी देखते कितना होता है कितना नहीं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब हमारा चलेगा संगम काल, संगम वंश या संगम राजवंश कहते हैं, जिसमें हमारा चेल चोर और पांडे आएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन से शासकों ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूत भेजे? बताइए साथियों, कौन सम्राट ने भेजे थे? रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे ना। तो कौन शासक ने भेजे थे? चोल ने, चेर ने, या पांड्यों ने, या सभी ने? राइट आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा साथियों। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर चूज करके उसका पुटअप करना होता है, राइट आंसर का ऑप्शन कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो अपने क्वेश्चन के साथ में, कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, जो भी आपको लगता है उचित वो करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पांडे ने अपने यहाँ से रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। नेक्स्ट ने पांडे शासक नेदुजेलियन की बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। कहते कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया? क्या बात है, कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका को जीता था और आक्रमण करके, और वहां पर लगभग 50 सालों तक राज किया था?
क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एलारा। इसको माना गया है। वो ये था वो शासक जिसने श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका को कब्जा लिया था। मैच मेकिंग करिए। कौन से शासक का की उपाधि कौन सी थी, मतलब किस प्रकार का था। एक तरफ शासकों का नाम, एक तरफ उनसे उससे संबंधित डिटेल दी हुई है। देख सकते हो मैंने बताया आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे होना चाहिए श्योर, 100% श्योर हो जिनके बारे में आपकी यही हो सकता है इसका। जैसे मान लीजिए इसको मैच मेकिंग करते हैं। करिकाल, करिकाल का अर्थ होता है जले हुए पैरों वाला। ये चोल साम्राज्य का संस्थापक राज्य था। वास्तविक तो खार वो विजयालय चोल था, लेकिन सबसे पहला शासक करिकाल माना गया है। ठीक है। और इसके बाद सेन गुट्टवन, सेन गुट्टवन को सबको पता होना चाहिए कि ये तो लाल चेर भला चेर का गया चेर शासक था। सेन गुट्टवन को लाल चेर या भला चेर कहा गया है। दो यानी कि अब ए का थर्ड तो सारों में ही ए है। ठीक है। बी का फोर अब ये दो बाहर हो गए इसमें है, और आपका बी का 4 इसमें है, यानी कि ये बाहर हो गया और ये बाहर हो गया। ए और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ बाहर हो गए। अब ए और थर्ड में से देख लेते हैं आगे क्या है। शे का अर्थ होता है आपका सी का, एक मिनट का, ये फर्स्ट सॉरी सी का 2 यानी कि हाथी जैसी आंखों वाला। शे हाथी जैसी आंखों, ए सी का 2 और डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी यानी कि नेदुंजिरल हो जाएगा आपका इमय वरम्बन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा देखा कि थर्ड इसका मैच हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे कहता है क्या, पेरिप्लस ऑफ सी में संगम काल किस बंदरगाह को पोडुके कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका नेट के क्वेश्चन में, पीवाई को मिल जाएगा आप सभी को। पेरिप्लस ऑफ थी एक अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जो कि मिस्र में बस गया था। यूनानी था जो ग्रीक था, लेकिन मिस्र में जाके बस गया था वो, और उसने भारत से चीन तक यात्रा की थी। उसमें काफ़ी कुछ वो किया था। तो पेड़ों को या पोड़ू के जो कहा गया है साथी, वो कहा गया है आपकी 2 अरिकामेडू को। इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाह किस राजवंश के थे। 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या बताइए साथियों। वंजी, कुरूर, बंदर, तोंडी, मुजरिस, ये कौन से राजवंश के बंदरगाह थे। संगम काल के आपने ये देख लेना, पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह थे, कौन कौन से राजवंश से संबंधित थे, और पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर थे, कौन कौन से राजवंश से संबंध थे, ये देख लेना। ठीक है। तो ये जो बंदरगाह थे ये किस राजवंश के थे। वज्जी या वंजी, कुरूर जिसको कहा गया है बंदरगाह है ये। बंदर अब्बास एक ईरान में बहुत बड़ी बंदरगाह है, उसका नाम बंदर अब्बास, यानी कि हिंदी का शब्द है। साथ ही सोच लो ईरान के अंदर बंदर अब्बास एक है बंदरगाह। मुजरिस और तोंडी, तो ये बंदरगाहें जो थी ये थी आपके 2 यानी कि चेरों से। चेर बोले तो आज का केरल कुछ कर्नाटक का बड़ा हिस्सा, ये इसमें आएगा, जो इसमें आएगा ये आपका। ठीक है।
चोल बंदरगाह, ये आ गया आपका, डिटेल दे दी इन्होंने, कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया करो, क्या दिक्कत है। नूपुर की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नूपुर, आधे लोगों को नूपुर का नहीं पता होगा, नूपुर है क्या। मणिमेखले, तोलकाप्पियम, सिल्काधिकारम, कुराल है, कुरूल नहीं कुराल, तमिल साहित्य का बहुत बड़ा ग्रंथ है कुराल। कोई पता है यार किसके द्वारा लिखा गया कुराल, किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शिल्पाधिकारम। ठीक है, ये वो शिल्पाधिकारम और मणिमेखले वो ये कोवलन और जिसकी कहानी है ना, कल ही मैं इसके बारे में पढ़ रहा था संगम साहित्य के बारे में, कोवलन और कन्नगी, हाँ उसको जिसको फांसी दे दी जाती है ना बाद में, वही कहानी है, वही उसी के संबंध रखती है। नूपुर मतलब पायल, पायल की कहानी होती है उसमें, पायल चोरी को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको फांसी की सज़ा दी जाती है कोवलन को राजा के द्वारा, और बाद में फिर उसको एहसास होता है कि ये तो भाई, क्योंकि पायलें जो होती है सेम होती है, रानी की पायल और उसकी पायल सेम होती है, तो उसको लगता है यही है, चोराई है इसने, लेकिन बाद में उसे दूसरी पायल दिखाता है तो उसमें जड़े होते हैं, स्वर्ण जड़ित होती है, उसमें पत्थर जड़े होते हैं एक में, तो उनको थोड़ा डिफरेंस होता है। उस राजा को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है, वो गलती मानता है, फिर सुसाइड कर लेता है। और लेकिन जब तक उसको कोवलन को फांसी देता है, फिर कोवलन जो है शासक को, राज्य को जला देती है, और कन्नगी देवी, पत्नी देवी, कन्नगी देवी के रूप में वहाँ पर पूजित होती है लोगों के द्वारा, उसी का मंदिर बनाया जाता है वहाँ पे। तो आज वहाँ परंपरा चली आ रही है वो। बताइए किस चेर शासक ने कदम वंश के शासक को पराजित कर उसके प्रतीकात्मक वृक्ष को कटवा दिया था, काट दिया था, बताइए। उदयनजेरल, नेदुंजेरलादन, आदिग ईमान या सीएन गुटवन, सीएन गुटवन नहीं, सीएन गुटवन आएगा ये, ठीक करना थोड़ा इसको, सीएन गुटवन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नेदुंजेरल आदन, नेदुंजेरल भी कह सकते हैं इसको। एक्सप्लेन, चेर शासक आदि के मान दक्षिण भारत में गन्ने खेती प्रारंभ की थी। भाई साहब नोट कर लेना इस चीज़ को, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि कौन से चेर शासक ने दक्षिण भारत में गन्ने खेती का प्रारंभ किया था, वो था चेर शासक आदिगिमान। हाँ कहते कौन सा कथन गलत है, 4 कथन दिए हैं, 4 में से गलत बताइए। हाँ एक बात और बताता हूँ, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले जो है, शिल्पाधिकारम बौद्ध दर्शन से प्रभावित ग्रंथ है, ठीक है, और मणिमेखले जो थी वो कोवलन और उसकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका, कन्नगी देवी, उनकी संतान थी मणिमेखले। शिल्पाधिकारम की जाने की कहानी जहाँ ख़त्म होती है वहीं से आपकी
मणिमेखले की शुरू होती है। मणिमेखले का जो वो है लिखने वाला राइटर, वो आपका जैन दर्शन से संबंधित था। तो देख लेना ये अच्छे से आप लोग। कोवलन के जो माता पिता होते हैं वो बुद्ध धर्म से जुड़े होते हैं, और कन्नगी के माता पिता जैन धर्म से जुड़े होते हैं। प्राचीनतम दक्षिण भारतीय साहित्यों में मिलता हमें जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का उल्लेख मिलता हमें, उस समय तक थे वहाँ पर। और खैर छोड़ो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संगल काम का प्राचीनतम राजवंश चोल नहीं था भैया, ये था आपका चेर राजवंश। ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेर वंश संगम कालीन के प्राचीनतम राजवंश जो माना गया, चेर को माना गया है। लाल चेर, भरा चेर। प्रसिद्ध 3 संगम किस राजवंश के संरक्षण में हुए थे, बताइए साथियों। प्रसिद्ध 3 संगम जो किस राजवंश के संरक्षण में हुए थे। चोल, चेर, पांडे, पहलव। ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, पहलव अलग है और पल्लव अलग है। पल्लव पहले आएंगे, पहलव बाद में आएंगे। सॉरी, पहलव जो है ना, पहलव पहले आएंगे और पल्लव जो है वो बाद में आते हैं आपके। तो देखना इन चीज़ों में। पल्लव दक्षिण भारत में और दक्षिणी पश्चिम भारत में था राजवंश, और जो ये पहलव जो थे ये विदेशी थे, उत्तरी पश्चिम भारत से आए थे, यूनानी एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये पहलव ना होकर के पल्लव होगा, इसको पल्लव मान लेना अपना, ठीक है। तो ठीक करना, करेक्शन करना। तो तीनों राजवंश सबको पता होगा कि इसके शासनकाल में हुए थे। तीसरा होगा पांड्यों के शासनकाल संरक्षण में हुआ था, पांड्य राजवंशों के संरक्षण में। ये आ गया आपका मनी मैच मेकिंग वाला। करिए सुमिल इसको। एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, एक तरफ आपके उनके राइटर्स दे रखे हैं। बताइए क्या होगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इजीली, बिल्कुल इजीली बना। तो अगर आपको एक का पता हो तो भी आप आराम से इसको कर सकते हो क्रैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, मैच मेकिंग कर लीजिए। कैसे करोगे। तोल का पीएम जो है ये आपका मिलेगा तोल का पीयर से, तोल का पीएम तोल का पीयर से मिल गया। ए का 4 आ गया, ए का 4 इसमें देख लो, ए का 4 कहाँ पर है, एक में ही है, 4th आंसर हो जाएगा इसका। बी का 3rd कुराल आ जाएगी आपकी, तिरुवल्लुर के द्वारा लिखी गई थी। और शिल्पाधिकारम, सी का 2nd आ जाएगा, शीतले सत्यनार, ये यहीं पे आ जाएगा आपका, शीतले सत्यनार के द्वारा। मणिमेखलय, इलंगो आर्टिकल, ये आपका जैन दर्शन का से प्रभावित था, इलंगो आर्टिकल है। और शिल्पाधिकारम का लेखक शीतले सत्यनार, ये बुद्ध दर्शन से प्रभावित था, ठीक है। जीवक चिंतामणि, ये आपकी तिरुक देवर के साथ आएगी, तिरुक देवर आएगा, कहेंगे तिरुक देवर मिलेगा, एक ही बात है। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें है ही क्या। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, काम आएगा आपका फ्यूचर में। कई बार पूछा जा चुका है, पहले भी करवा चुका हूँ। किस ग्रंथ में कापालिक तथा भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया तथा भ्रष्टाचार का भी उल्लेख है। हाँ, इस ग्रंथ में जो है ना कापालिक और बौद्ध भिक्षुओं के भ्रष्ट आचरण का उल्लेख है, और उस समय के तत्काल समाज में फैले भ्रष्टाचार का भी उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ अब आपसे। मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है पांड्य राजवंश के बारे में,
तो मैगस्थनीज के समय में पांड्य राजवंश का शासक कौन था, कौन सा शासक राज कर रहा था पांड्य के ऊपर, उसके पिता का नाम क्या था, उसने दोनों लिखा। वो शासक का नाम भी लिखा है, उसने उस शासक का नाम भी लिखा है और उसके पिता का नाम भी लिखा। तो जरा बताइए कितने लोग बता पाते हैं, देखते हैं। मैगस्थनीज के समय में जो उसने उल्लेख किया पांड्य राजवंश का, तो उसमें वहाँ पांड्य राज्य का शासक कौन था, उसके पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आ जाएगा आपका मत्तविलास प्रहसन, ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। पालो शासक महेंद्र वर्मन की प्रथम की रचना है ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संगमकालीन ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जो हमारे यहाँ पे धर्म ग्रंथों में उल्लेख था ना, ब्राह्मण साहित्य में 8 प्रकार के उल्लेख, क्या बोलते हैं यार, विवाहों का उल्लेख। प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, इस प्रकार के उल्लेख वहाँ पर मिलता है। तो शब्दावली अलग है, चीज़ वही है। अच्छे देखना इसको कि ये जो है 8 प्रकार के विवाह जो होते हैं, ये आपके मैच मेकिंग बहुत पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के मान्य हैं और 4 प्रकार के अमान्य हैं। 4 प्रकार अमान्य जो है वो है राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, और एक और है जो जिसको कि हम आधुनिक लव मैरिज बोलते हैं ना, अपनी मर्जी शादी कर लेना, लव मैरिज बोलते, उसको शब्दावली कुछ और है। किसी को पता हो तो बताना, मेरा ध्यान नहीं आ रहा मेरे को फिलहाल अभी। और 4 विवाह जो है वो तो ये आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तोलकाप्पियम में रचना में मिलता है, जो कि तोलकाप्पियर की रचना है। कहते हैं संगमकालीन वार्षिक समारोह पेरुनल क्यों मनाया जाता था। बताइए साथी, क्यों मनाया जाता था। तो ये जो राइट आंसर होगा इसका होगा आपका तो ऑप्शन नंबर 3, राजा के जन्मदिन पर। ये कल ही पढ़ रहा था मैं इसके बारे में, संगम राजवंश। द्वितीय राजवंश द्वितीय संगम की एकमात्र कृति कौन सी है। 3 संगम हुए हैं ना पांड्यों के साथ राजवंश के शासनकाल में, जो कि 9,900 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक चले थे। हैं, सैकड़ों कवियों ने इसमें भाग लिया था वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तोलकाप्पियम। एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है तोलकाप्पियम। कौन सा चोल सा शिव भक्त था जिसने 70 शिव मंदिर बनवाए थे, बताइए। शेंगना, करिकल, शियनगुट्टवन या इलंजियत चेल्ली। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शेंगनाग, शेंगनान।
इसने चोल शिव का भगत था, ये चोल शासक था, 70 मंदिर बनवाए थे शिव जी के। बताइए निम्नलिखित में कौन सी संगमकालीन विशेषता नहीं है? एक कथन गलत है, यानी कि इनमें से बताइए कौन सा कथन वो गलत है, वो बताना आपने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संगम काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा फर्स्ट का जो ऑप्शन है ना। सम्मिलित करो साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4 3 2 1, 4 3 2 1 नहीं। धनी किसान है, गरीब किसान और खेती और मजदूर, जो जो किसान मजदूर थे ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है भाई, इसको थोड़ा ठीक करना। फर्स्ट में और 4 3 1 2, 4 3 1 2 फर्स्ट में और थर्ड में, ये इन दोनों में से एक होगा, ये 4 3 1 2। क्योंकि एनआरडी जो था आपका ये बिल्कुल सही है, सेनापति था। असरर जो था आपका ये शासक वर्ग था, ठीक है। वेलाल जो है ना ये खेती और मजदूर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये होगा ये। और पेरियार जो था ये धनी किसान था। 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो ये इन्होंने फर्स्ट दिया वाला कि 4 3 2 1, 2 और 1 वाले ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी इन्होंने, इसको देखना था सी और डी में। तो कंफर्म करना, मेरे हिसाब से खेतर मजदूर होगा। वेलाल, वेलार या वेलाल करके जो था ना संगम साहित्य में, ये खेतर मजदूर थे। इसको कंफर्म करना, मेरे हिसाब से 2 होगा, इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है, ये डाउटफुल है थोड़ा सा, देखना इसको अपना। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए साथी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 5। 5 का तो है ही नहीं। एक मिनट इसका डिटेल देख लेते हैं ना एक्सप्लेनेशन में, अभी पता लग जाएगा। कार्यालय युद्ध में विजय की देवी थी, ये लम्हा सीमा की देवी थी, है ही नहीं। ये लम्हा मरियम्मा दिया बच्ची ने, छोड़ो इस क्वेश्चन को।
कहते हैं कौन सा कथन गलत है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। जो मूर्ति मिली कुषाण कालीन मिली, हाथी दांत की लक्ष्मी की मूर्ति। एनानूर पुरनानूर एत्तिको में मोडेवन द्वारा बाढ़ पर आक्रमण को उल्लेख मिलता है, और पोम्पेट्री में कुषाण कालीन हाथी दांत की लक्ष्मी की मूर्ति मिली है, ना कि संगम कालीन। रोमन किस स्थल से रोमन सिक्के बर्तन रोमन सुराहियाँ प्राप्त हुई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, करूर या वंजी। वज्जी या वंजी एक ही बात है। शेरों की प्रथम राजधानी करूर या वंजी थी। शेर नहीं, ये चेर, हाँ चेरों की राजधानी थी, शेरों की नहीं। तो ठीक करना थोड़ा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेट का क्वेश्चन है कि किस नदी डेल्टा के बारे में कहावत प्रचलित थी कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता उतनी भूमि में 7 व्यक्तियों को खाने का अनाज उत्पन्न हो सकता है, अनाज पैदा होता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कावेरी नदी डेल्टा। अंतिम चेर शासक कौन था जिसने पांड्य शासक नेडू जेलिन को पराजित करके राज्य की स्वाधीनता का अंत कर दिया था? क्या बात है। जिसको पांड्य शासक नेडू जेल में पराजित कर राज्य की स्वतंत्रता का अंत कर दिया था। हाँ, चेरों का शासन खत्म हो गया था, पांड्यों ने कब्जा लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शेर। सिंपल क्वेश्चन आ गया है। दक्षिण का 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुराल। तिरुकुराल बोल देते हैं इसको। तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए।
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ओ सॉरी, तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, नक्कीरर ने। क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फ्यूचर में काम आएगा। कहा कहता है संगम युग के 5 महाकाव्य में कौन शामिल नहीं है, बताइए। क्वेश्चन 25 और आज का हमारा अंतिम सवाल है ये, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि तोलकाप्पियम इसको कहा गया। ये पंच महाकाव्य में शामिल नहीं है। पंच महाकाव्य जो कौन कौन से हैं वो ये हैं आपके क्षिप्राधिकारम, मणिमेखलय, जीवचिंतामणि, वलयपति और कुंडकेशी। तो सर ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने वन बाय वन करके सोल्यूशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए। क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच साथियों।